हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, तो जो रहने वाला है पार्ट 2। तो बढ़ते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? चंपावत में, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर उत्तरकाशी में? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में जो ये है वनराजी जनजाति मैक्सिमम निवास करती है। पिथौरागढ़ का जो इलाका है डीडी हाट, कनाली छीना, धारचूला वाला जो इलाका है वहाँ ये ज़्यादातर रहती है, और बहुत कम मात्रा में हमें जो है चंपावत और नैनीताल के इलाकों में भी ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब समझते हैं राजी जनजाति के बारे में सारे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ये जो जनजाति है ना, ये अपने आप को क्या मानती है? रजवार या फिर राजपूत मानती है, और कोल किरात का क्या है? ये वंशज है। ठीक है, और ये जो है ज़्यादातर जो जंगल है वही निवास ये करती है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वन रौद बोलते हैं। ठीक है, वन रावत इन्हीं को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जंगल का राजा। जंगल का राजा इन्हीं को बोला जाता है। और इनकी जो भाषा है, भाषा कौन सी ये बोलते हैं? तो मुंडा भाषा ये बोलते हैं। और इनके आवास को हम क्या कहते हैं? जहाँ इन लोगों का निवास है ना, जहाँ ये रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रौतयूड़ा। क्या कहते हैं? रौतयूड़ा कहते हैं। और विवाह से पूर्व जो है ना, इनमें 2 संस्कार देखने को मिलते हैं। कौन से? सांगजांगी और पीठा संस्कार इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एक मिनट, इससे पहले कुछ और समझते हैं। तो 1967 में क्या होता है ना, और ये बहुत बार पूछता है, PYQ ही है ये, ईयर याद रखना है। उत्तराखंड की 5 जनजाति को जो है दर्जा दिया जाता है। किसका? अनुसूचित जनजाति का। कौन कौन सी? भोटिया हो गया, जौनसारी, थारू, बोक्सा, और कौन सी? राजी जनजाति को दर्जा मिलता है। ठीक है, और राजी जनजाति को जो है 1975 में इम्पोर्टेंट क्या मिलता है? आदिम जनजाति का दर्जा मिलता है। आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। और वही 1981 में जो है किसको? बोक्सा जो हमारी ट्राइब है उसको आदिम जनजाति का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में केवल 2 ही ऐसी जनजाति है जिन्हें आदिम जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। कौन सी? राजी, जिसको 1975 में मिलता है, और वही बोक्सा जिसको कितने में मिलता है? 1981 में मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे को। तो इनके जो देवता हैं, ठीक है, मुख्य देवता इनके कौन से हैं? बागनाथ हैं। बागनाथ देवता की मुख्य तौर पे पूजा करते हैं। और अन्य की अगर मैं बात करूं तो अन्य किस किस देवता की ये पूजा करते हैं? तो मल्लेनाथ की करते हैं। ठीक है, गणनाथ की करते हैं, गणनाथ भगवान, गणनाथ की ये लोग करते हैं। सैम देवता की करते हैं, और मल्लिकार्जुन देवता की ये करते हैं। मल्लिकार्जुन देवता की पूजा ये करते हैं, और छुरमल देवता की ये पूजा करते हैं। ठीक है, और इनके अगर त्योहार की मैं बात करूं, कौन कौन से त्योहार ये लोग मनाते हैं? तो कर्क व मकर संक्रांति त्योहार ये मनाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? और कौन सा? गौरा अट्ठावली। गौरा अट्ठावली त्योहार भी किसका है? राजी जनजाति का है। और इम्पोर्टेंट एक कि ये जनजाति में जो है ना, सप्ताह जो हमारे वीक होते हैं, सप्ताह के दिनों का अलग स्वरूप हमें क्या होता है? अलग स्वरूप देखने को मिलता है। किसमें? राजी जनजाति में। और ये मूक या फिर अदृश्य विनिमय से जो है व्यापार यही जनजाति करती है, और जूम विधि से ये क्या करती है? खेती करती है। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि रिंग डांस इनके द्वारा करा जाता है, जो कि किसके समान है? जो थड़िया नृत्य होता है उसके समान ही कौन सा डांस है? रिंग डांस है। ठीक है, अगर आपसे पूछे काष्ठ शिल्प, ठीक है, जो काष्ठ शिल्प है उसमें निपुण जनजाति कौन सी है? वो कौन सी है? राजी जनजाति जो है काष्ठ शिल्प में निपुण है। लकड़ी से ये क्या है? अलग अलग चीज़ें बहुत सारी बनाती है। ठीक हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? तो कल के लेक्चर में भी हमने रम्माण को अच्छे से कवर करा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016। तो समझते हैं हमने कल
कल क्या पढ़ा हुआ था, तो जोशीमठ ब्लॉक के सलूर डुंगरा सेलंग गांव में जो है इस उत्सव का आयोजन होता है। 11 से 13 दिनों का आयोजन होता है और इसमें जो है पात्र मुखौटा लगा करके जो रामायण के प्रसंगों पर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। और मुखौटा 2 प्रकार का इसमें होता है, एक तो होता है द्यौपंतर जो देवताओं का मुखौटा होता है, एक है खलियाणी जो क्या है एक मनोरंजन मुखौटा है। ढोल दमाओं का इसमें क्या है प्रयोग करा जाता है और इम्पोर्टेंट पात्रों के बीच में कोई भी संवाद हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और माल मल्ल युद्ध होता है जो कि स्थानीय लोग और गोरखों के बीच में जो युद्ध है उसका वर्णन करता है, ठीक हो गया। और 3 प्रकार से नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कुरु जोगी नृत्य जो कि कैसा नृत्य है, एक हास्य नृत्य है, ठीक है। एक बढ़िया बढ़ियाड़ नृत्य होता है जो तिब्बत व्यापारियों पर आधारित नृत्य है। एक होता है मौर मौर्याण नृत्य जो कि क्या है पशुपालक पे आधारित एक नृत्य है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 2009 में जो है इसको यूनेस्को की लिस्ट में डाला जाता है। और 2016 में क्या होता है, गणतंत्र दिवस को परेड में जो झांकी है उसकी थीम क्या होती है, रामायण उत्सव होती है। अगर आपसे ये पूछे कि यूनेस्को में इसे शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो किसका रहा, कुशलदास भंडारी का, ठीक हो गया। कुशल सिंह भंडारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा यूनेस्को में शामिल करने में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, मिलम है, संतोपत है, पिंडारी है या फिर गंगोत्री हिमनद है। तो कौन सा है सही, तो गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद क्या है, सबसे बड़ा है। हिमनद यानी ग्लेशियर की ये बात कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बमक भी इसी को बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे हिमानिया भी किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है हिमनद को, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर है। और कहाँ है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तर काशी में है। कहाँ है, उत्तर काशी में है। तो ये क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ा कितना है, 2 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि पूरे उत्तराखंड का सबसे लंबा कौन सा है, तो गंगोत्री उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर पे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, पिंडारी। लेकिन पिंडारी जो है ना ये बागेश्वर में भी है, चमोली में है और साथ ही कहाँ है, पिथौरागढ़ में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है, इसलिए गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों में फैला हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पे है। और अगर वहीं आपसे केवल कुमाऊँ की बात करें, है तो वैसे इसका ज़्यादा पार्ट कुमाऊँ में ही बागेश्वर के अंदर, लेकिन कुछ चमोली में भी है, इसलिए हम पूरा कुमाऊँ में तो इसे काउंट नहीं करेंगे ना। इसलिए अगर आपको सिर्फ केवल कुमाऊँ में पूछे कि कुमाऊँ में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो हो जाएगा मिलम ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक हो गया। और जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये है हमारा उत्तरकाशी में। अब उत्तरकाशी के कुछ और भी देखते हैं, कौन सा, एक है वहाँ डोकरीयानी ग्लेशियर, एक है हमारा बंदर पूंछ ग्लेशियर, और है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर वहीं है। और कीर्ति ग्लेशियर, अगर आपसे पूछे कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। चतुरंगी ग्लेशियर है, मेंदी ग्लेशियर है और चांगथांग ग्लेशियर है, वहीं रक्तवन ग्लेशियर है, स्वच्छंद ग्लेशियर है। और कौन सा है, गनोहिम ग्लेशियर है। ज्योंधर भी वहीं है, ठीक है। सियार वही है और चारण है, और बमक जो हम बोलते हैं तो वो भी कहाँ है, उत्तरकाशी में ही है। बमक ग्लेशियर भी कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। और डोकरियानी, बंदरपुर, स्वर्गारोहिणी, कीर्ति, चतुरंगी ये थोड़ा मेन इम्पोर्टेंट है। तो सब
वैसे याद तो हो ही जाएगा, सबको देखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। निम की ये बात करा है शॉर्ट में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो कहाँ स्थित है, ये हमारा है उत्तरकाशी में ये भी। और इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूँ, स्थापना इसकी कब होती है, 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ, उत्तरकाशी में। और 14 नवंबर को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट पीएम रहते हैं, उनका जन्मदिन होता है। और उन्हीं के जन्मदिन में उनको सम्मान देने के लिए क्या होते हैं, इसकी स्थापना करी जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर क्या है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य तो वो है युवा पीढ़ी जो है उसको पर्वतारोहण, जो ट्रैकिंग होता है, साहसिक गतिविधियाँ जितनी करी जाती है, तो उसके लिए क्या करती है ये संस्था जो है वो प्रशिक्षण देती है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे। तो पुरुषार्थ यानी एक न्यूज़पेपर की ये बात कर रहा है, तो कौन थे, बीडी पांडे, गिरजादत्त नैथानी, सदानंद कुकरेती या फिर देवी दत्त रतूड़ी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, गिरजादत्त नैथानी थे इसके संपादक। पुरुषार्थ क्या है, एक गढ़वाली समाचार पत्र है, गढ़वाल का है। पौड़ी से इसका संपादन होता था, कब, 1917 से इसका संपादन होता था पौड़ी से। कौन करते थे, सॉरी एक मिनट, 1917 से इसका संपादन होता था, कहाँ से, पौड़ी से। कौन करते थे, गिरजादत्त नैथानी, ठीक है। और इसी का लेख, अगर एक इम्पोर्टेंट लेख है ना, एक फायर, 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, इसी का ही क्या है, एक लेख है, ठीक है। कुली से यहाँ पे मतलब है जो कुली बेगार, मतलब जो फ्री में काम कराया जाता था, उसके बारे में ये बात कर रहा है। और अल्मोड़ा अखबार उस टाइम पे बंद होता है, क्यों, क्योंकि जो बीडी पांडे है वो लोमस के खिलाफ क्या कर देते हैं, सारी मतलब उसकी आलोचना करते हुए कुछ शब्द न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, तो इसलिए अंग्रेज जो है अल्मोड़ा अखबार बंद कर देते हैं। तो उसी के लिए ये एक लेख जो है इस पुरुषार्थ अखबार में छपता है, ठीक हो गया। और जो हमारे कौन है, गिरजादत्त नैथानी है, वो ही क्या है, जो गढ़वाल समाचार पत्र निकला था, कब, 1902 में जो गढ़वाल समाचार पत्र निकला था, उसके भी संपादन किसने करा था, उसका भी गिरजादत्त नैथानी जी ने करा था। और 1905 में जो निकला था, कौन सा, गढ़वाली, तो उसका भी संपादन किसने करा था, गिरजादत्त नैथानी जी ने करा था, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, गढ़वाल में जो पत्रकारिता है उसका जनक किसे बोला जाता है, गिरजादत्त नैथानी जी को, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो कि है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो कहाँ है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या फिर अल्मोड़ा। कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये किसको डेडिकेटेड है, तो जो भगवान शिव जी हैं उनके जो बड़े पुत्र हैं, कौन, कार्तिकेय जी को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है। अब रुद्रप्रयाग के कुछ अन्य मंदिर भी देखें, तो पंच केदारों में से 3 केदार कहाँ हैं, रुद्रप्रयाग में है। कौन कौन से, केदारनाथ, तुंगनाथ और कौन सा, मद महेश्वर नाथ, कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और 2 कहाँ है, चमोली में है। कौन कौन से, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, ठीक है, कहाँ है, चमोली में, ठीक हो गया। और अगर मैं एक्स्ट्रा मंदिर लिखाऊं रुद्रप्रयाग के, तो माँ हरियाली देवी का मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, हरियाली देवी मंदिर। और दूसरा कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर भी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। ओंकारेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछे, ओंकारेश्वर किसका मंदिर है, शिव मंदिर, कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और फेमस कौन सा, त्रियुगी नारायण मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एक है ना, विश्वनाथ मंदिर
तो ये जो हमारे राज्य में 2 जगह हमें देखने को मिलता है, एक है हमारा उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर और एक कहाँ है, गुप्त काशी में यानी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगस्तेश्वर महादेव मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है, माँ मठियाना देवी मंदिर है, उमरा नारायण मंदिर भी यहीं है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। पातीराम या फिर सरमन ओकले या शर्ला बहन या फिर जिम कॉर्बेट। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी सही है। सरमन ओकले जो है होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं और इसका जो प्रकाशन है पब्लिश्ड कब होती है? 1905 में क्या है इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद या फिर प्रद्युमन चंद। तो कौन था? महेंद्र चंद जो है अंतिम होता है, कौन सा? 62वां नंबर का, ठीक है। 62वां नंबर का अंतिम चंद राजा होता है कौन? महेंद्र चंद। और जो कि किसका पुत्र होता है? मोहन चंद्र का पुत्र होता है कौन? महेंद्र चंद। अब होता क्या है ना, एक है हर्षदेव जोशी। अब ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो इसको देखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं का किंग मेकर इसे बोला जाता है, या फिर कुमाऊं का अलवरिक भी इसे बोला जाता है, और जो है विभीषण भी इसे बोला जाता है। और कौन बोलता है? राहुल सांकृत्यायन जी इसे क्या बोलते हैं? विभीषण की संज्ञा देते हैं। अब ये क्या करता है ना हर्षदेव जोशी कि ये जाता है नेपाल और वहाँ जो है गोरखों को आमंत्रण देता है कि आओ और कुमाऊं पे जो है आक्रमण करो, ठीक है। तो जो गोरखा नरेश है वो क्या कर देते हैं? कुमाऊं पर हमला कर देते हैं। और कौन सा युद्ध होता है? हवाला बाग युद्ध होता है। कब? 1790 में। किसके बीच? गोरखों के बीच और चंदों के बीच। चंद से महेंद्र चंद जो अंतिम है, और इसी में ये क्या होता है? मारा जाता है और गोरखा जो है वो जीत जाते हैं। और कुमाऊं में किसका शासन हो जाता है? गोरखों का शासन हो जाता है। कब से कब तक? 1790 से लेके 1815 तक जो है गोरखा शासन हो जाता है। कहाँ? कुमाऊं में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जिसे जो है आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो अजयपाल, सहजपाल, मानपाल या फिर श्याम शाह। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? अजयपाल को क्या कहा जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या था? 37वें नंबर का राजा होता है पवार वंश का, ठीक है। और जो है किसका पुत्र होता है? पुत्र होता है किसका? आनंद पाल द्वितीय का कौन होता है? पुत्र होता है कौन? अजयपाल, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन जी जो है ना वो इसे ही क्या मानते हैं? इसे ही संस्थापक मानते हैं। किसका? पवार वंश का, ठीक है। और इसे ही जो है अजयपाल को ही जो है पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और ये कुमाऊं पे आक्रमण करने वाला भी कौन है? पहला पवार शासक होता है। और ये 52 गढ़ों को एक करता है, एकीकरण 52 गढ़ों का करता है कौन? अजयपाल द्वारा करा जाता है, ठीक है। और क्या होता है? इसी के द्वारा जो है ध्यूली पाथा जो कि मापन इकाई है ना, इसकी स्थापना स्थापित कौन करता है? अजयपाल करता है। 2 किलो का होता है, ठीक है। इसका वजन 2 किलो होता है। और ये राजधानी भी शिफ्ट करता है। चाँदपुर गढ़ी से कहाँ ले जाता है? देवलगढ़। कब करता है? 1512 में देवलगढ़ करता है। और फिर देवलगढ़ से कहाँ ले जाता है? श्रीनगर। देवलगढ़ से कहाँ ले जाता है? श्रीनगर। कब? 1517 में, ठीक है। और कफ्फू चौहान से भी ये युद्ध करता है, ठीक है। और क्या करता है? ये अजयपाल के गुरु कौन होते हैं? सत्यनाथ इनके एक गुरु होते हैं। और इसे ही जो है क्या कहा जाता है? अशोक इसे ही कहा जाता है। नेपोलियन, इंद्र, बिस्मार्क इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और जो सांवरी ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? एक ग्रंथ है सांवरी
ग्रंथ। तांत्रिक विद्या, जो तांत्रिक विद्या होती है ना, उसका ये ग्रंथ है। कौन सा? सावरी ग्रंथ। इसी में क्या है? अजय पाल को क्या कहा गया है? आदिनाथ कहा गया है। आदिनाथ कहा गया है किसमें? सावरी ग्रंथ में। और किसके द्वारा कहा गया है? ठाकुर सूरवीर सिंह के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? 1910, 1900, 1890 या फिर 1885 में? तो कब जुड़ा था? 1900 में जुड़ा था। किससे? रेल मार्ग से। कब जुड़ता है? मार्च 1900 में जुड़ता है। और देहरादून एकमात्र रेलवे स्टेशन है, मतलब जिसे क्या मिला है? ISO 9001 प्रमाण पत्र भी इसे दिया गया है। कब मिला? 2019 में। अब क्या होता है, तो ये गुणवत्ता, मतलब अच्छा जो प्रबंधन है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, और उत्तर रेलवे जोन का क्या है? ये अंतिम स्टेशन है। और अगर मैं आपको पूछूं फर्स्ट ट्रेन कब चली थी भारत में, तो कब चलती है? 16 अप्रैल 1853 में चलती है। किसके टाइम पे? डलहौजी होता है उस टाइम पे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलती है? मुंबई से थाने के बीच में चलती है। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ठीक हो गया। और अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ, रेलवे ट्रैक कहाँ कहाँ है? तो हरिद्वार में है। कहाँ है? हरिद्वार में है, और देहरादून में है, पौड़ी में है, और कहाँ है? नैनीताल में भी है, और चंपावत में है। ठीक है, इतने ही जगह जो है रेलवे ट्रैक है। और जो हरिद्वार है वो क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम रेलवे ट्रैक है। मैक्सिमम रेलवे ट्रैक कहाँ है? हरिद्वार में है। और अगर सबसे कम रेलवे ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है, सबसे कम रेलवे ट्रैक कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? मंदाकिनी, नंदाकिनी, भिलंगना या फिर पिंडर? तो किसकी है? भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, और भिलंगना नदी जो है यहाँ से निकलती है, और कितना चलती है? 110 किलोमीटर तक ये बहती है। और किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक है। कौन? भिलंगना। ठीक है, और अगर वहीं मैं बताऊं कि भिलंगना की कौन कौन सहायक है, तो दूध गंगा है, मेदे गंगा है, और बाल गंगा है, और धर्म गंगा है। ठीक है, ये सब किसकी सहायक है? भिलंगना की सहायक है। और जो है भिलंगना और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग, जो किसको बोलते थे? पुरानी जो टिहरी थी, पुरानी टिहरी को बोला जाता था गणेश प्रयाग। तो यहाँ पे किसका संगम होता है? भागीरथी और भिलंगना का। और इसी के संगम पे क्या बना हुआ है? हमारा जो हाईएस्ट डैम है कौन है? टिहरी डैम। ठीक है, 260.5 मीटर ऊंचा है। कौन? टिहरी डैम। ठीक है, किसमें बना है? भिलंगना और भागीरथी के संगम पर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, या लोकरत्न पंत गुमानी, या फिर चंद्र कुंवर बर्थवाल? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लोकरत्न पंत गुमानी जी को क्या बोला जाता है? उत्तराखंड या फिर कुमाऊं में जो है खड़ी बोली के पहले कवि इन्हें ही बोला जाता है। ठीक है, अब इनका जन्म कब होता है? 1790 में होता है। कहाँ? काशीपुर में इनका जन्म होता है। काशीपुर कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, गुमानी पंत तो इनका उपनाम है ना, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? लोकरत्न पंत, जो कि हमें गिवन हुआ है, या लोकनाथ। ठीक है, और इनका अगर उपनाम आपको दे दे नॉर्मल, तो क्या है? गुमानी पंत। गुमानी पंथ इनको बोला जाता है। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? इनके हरिदत्त
दत्त कौन है, इनके गुरु हैं। और ये जो है ना वो काशीपुर के जो राजा थे गुमान सिंह के कौन थे, राजकवि थे। और ये सुदर्शन शाह जो हमारा टिहरी रियासत का राजा है उसके दरबार में भी ये रहते हैं। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, कुमाऊं का प्राचीन कवि भी इन्हें बोला जाता है। और ये किसने बोला, जॉर्ज ग्रियर्सन इनको बोलता है क्या, कुमाऊं का प्राचीन कवि। ठीक है। और अगर इनकी रचना की बात करें क्या क्या इन्होंने लिखा तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, गंगा शतक इन्होंने लिखे, गंगा शतक। ठीक है। और राम महिमा इन्हीं के द्वारा लिखी गई। और नीति शतक इन्होंने लिखा, नीति शतक भी इन्होंने लिखा। और ठीक है, ये इनकी क्या हो गई, रचना हो गई। और यही कि कुमाऊं में इन्हें जो है खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक किसके रूप में, राजनेता, इतिहासकार, चित्रकार या फिर समाज सेवी। तो क्या थे, ये थे इतिहासकार। ठीक हो गया। अब इनके बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है। तो इनका जो जन्म है, ठीक है, जन्म कहाँ होता है इनका, 1912 में कहाँ होता है, पौड़ी में होता है। ठीक है, पौड़ी में इनका जन्म होता है। और इन्हीं को चारण तो है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किन्हें कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, तो कृष्णदत्त डबराल। और माता जी का नाम क्या था, भानुमती। ठीक है। और इनकी कर्मस्थली की अगर बात करी जाए, कर्मस्थली कहाँ थी इनकी, दुगड्ढा, पौड़ी में ही है। और वहाँ इन्होंने क्या करा था, अपने घर में जो है उत्तराखंड विद्या भवन नाम से एक पुस्तकालय या और संग्रहालय खोला था। ठीक है। 1962 में क्या होता है, इन्हें जो पीएचडी की उपाधि दी गई थी। और ये पीएचडी किस में करते हैं, भूगोल विषय में पीएचडी करते हैं। और अगर शोध विषय क्या था इनका ये पूछे तो क्या था, अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा और प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास जो है इनका शोध विषय था। ठीक है। अगर वहीं इनकी रचनाओं की बात करी जाए, रचना क्या क्या थी इनकी, तो रचना थी इनकी उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास किसकी रचना है, शिव प्रसाद डबराल जी की रचना है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहीं अगर आपको पूछे कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है, तो बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है। और गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरि कृष्ण रतूड़ी जी ने। और हिमालय का इतिहास किसने लिखा है, मदन चंद्र भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक हो गया। ये चारों ही याद करेंगे। और कौन कौन सी इनकी हम देखते हैं। और ये जो उत्तराखंड का इतिहास है ना, ये इन्होंने 12 भाग में लिखा है। ठीक है, 12 भाग में लिखा है। एक इन्होंने लिखी है गौरा बादल, बहुत पूछता है गौरा बादल। गढ़वाली मेघदूत भी इन्हीं की रचना है। और कौन सी है, उत्तराखंड को यूके लिख रही हूँ। ठीक है, उत्तराखंड के भौटांतिक भी इन्हीं की रचना है, भौटांतिक। और है उत्तराखंड यात्रा दर्शन, इन्हीं की रचना है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन है। और है इनकी एक है उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा। ठीक है, ये भी क्या है, इनकी रचना है। एक है उत्तराखंड के पशुचारक भी इनकी रचना है। ठीक हो गया। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में, जो है उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, त्रिशूल, कामेट, चौखंबा या फिर पंचाचूली। तो कौन सी है, कामेट दूसरी सबसे ऊंची है। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट कौन सी है, तो नंदा देवी पश्चिमी, ये पश्चिमी याद रखना है, एक पूर्वी भी है। तो कहाँ है, चमोली में है। 2 है, 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 2
और सबसे ऊंची यही है, 7817 मीटर ऊंची है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि उच्च हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। जितनी भी हमारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो हमें उच्च हिमालय में ही देखने को मिलती है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कौन, कामेट, और ये भी कहाँ है, चमोली में ही है, 7756 मीटर ऊंची है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है कौन, नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। इसलिए पूर्वी और पश्चिमी याद रखना है आगे से। ये कहाँ है, ये चमोली में तो है और साथ ही कहाँ है, पिथौरागढ़ में भी फैली हुई है, इसलिए इसको पूर्वी बोल दिया जाता है, क्योंकि पिथौरागढ़ कहाँ है, पूर्व भाग में हमारा पड़ता है ना। 7434 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और चौथे नंबर पे कौन है, माणा, ये भी कहाँ है, चमोली में है, ठीक है, चमोली में है। और इसकी कितनी है, 7272 मीटर। और ये 5 तक तो और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उनकी याद करनी ही है। और 5वें नंबर पे हमारा आ जाता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। तो सीधी सी बात है, ये भी कहाँ होगा, चमोली में। और 7140 मीटर क्या है, इसकी हाइट है। और एक इम्पोर्टेंट पंचाचूली आपको याद रखना है, पंचाचूली बहुत पूछता है, 3-4 बार तो ये पूछ ही लिया है। तो ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और इसकी कितनी है, 6904 मीटर, ठीक है। इसको स्पेशली याद रखना है, ये काफ़ी पूछता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे हो गए सारे। और अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, कि जो नंदा देवी हमारा पश्चिमी है, इस पे सबसे पहले आरोहण किसने करा था, आरोहण जो है फर्स्ट बार किसने करा था, तो वो कौन करता है, टीजी, एक मिनट, टीजी लॉन्गस्टॉफ द्वारा करा जाता है। कब, 1905 में। लेकिन ये असफल हो जाता है, असफल, ठीक है, असफल आरोहण हो जाता है। और फिर सफल आरोहण फर्स्ट बार कौन करते हैं, तो वो करते हैं कौन, टिलमेन और ओडेल, ठीक हो गया। कब, 1936 में। ये भी पूछा हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, यहीं पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे माफ़ भी करेंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।